हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो कि कई बार नहीं पता होते हैं या जिनके बारे में लोग कम जाते हैं कि ऑटिज़म में जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, स्पेशली जब आपका बच्चा 20 मंथ से भी छोटा है, तो उस टाइम पर ऑटिज़म को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब जाके हमें ऑटिज़म के सिम्टम्स के बारे में पता चलना शुरू होता है, क्लियर होने शुरू होते हैं सिम्टम्स कि हमारे बच्चे में कुछ मिसिंग है। लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, जैसे कुछ ऐसे मेथड्स रहते हैं जिनसे हम बच्चों में 20 मंथ्स के नीचे के बच्चों में भी, जो बच्चे बहुत छोटे रहते हैं उसमें भी हम ऑटिज़म को डिटेक्ट कर सकते हैं। आज उसी विषय में बात करूंगी और बात करूंगी कुछ ऐसी हेल्पफुल एक्टिविटीज़ के बारे में जो आपको मदद करेंगी घर पर ही बच्चों के इन सिम्टम्स को ट्रीट करने में, उन्हें सिखाने में। सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत होती है कि अगर आपका बच्चा 20 मंथ्स का हो गया है और आपको लगता है कि वो सीखने की बजाय पीछे जाना शुरू हो गया है, रिग्रेस करना शुरू हो गया है, तो ऐसे में हमें ये एक चिंता का विषय होता है कि अगर बच्चा जो इस टाइम पर उसके सीखने की एज है और बच्चा आपका सीख नहीं रहा बल्कि वो पीछे जाना शुरू हो गया है, रिग्रेस होना शुरू हो गया है, जो उसको आता था वो भी ख़त्म होने लगा, या जो वर्ड्स वो बोलता था वो एकदम से चुप हो गया, या पॉइंटिंग करता था तो उसने पॉइंटिंग करना भी छोड़ दिया, आपको देखना छोड़ दिया, नाम को रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। गुरजोत बहुत छोटा था, उसका आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा था, नाम को रिस्पॉन्ड करता था, हमारी तरफ देखता था, चीज़ों में इंटरेस्ट, खिलौनों में खेलना, ये सब चीज़ें उसे बहुत पसंद थी। धीरे धीरे वह हमसे डिस्कनेक्ट होने लगा, अपनी ही दुनिया में रहने लगा और जो उसने माइलस्टोन्स गेन किए थे वो धीरे धीरे उन्हें भूलने लगा। बीइंग ए मदर एक शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ इस चीज़ को कि गुरजोत में बदलाव उसके फर्स्ट बर्थडे से भी पहले आ गया था, तो हमें स्टार्टिंग से ही मैं कहूँगी कि बच्चे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई एक मंथ या एक लिमिटेड टाइम नहीं होता रिग्रेशन का, क्योंकि बच्चे नॉर्मली लगातार बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सीखते जाते हैं। हमें बच्चे को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है कि कहीं बच्चे में कुछ ऐसा तो नहीं है जो बच्चे में जो स्किल उसको एक्वायर जो उसने कर लिया था अब अचानक से वो कहीं खो गया है और बच्चा वो चीज़ नहीं कर पा रहा है जो वो पहले कर पाता था। इस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिम्टम रहता है बच्चों में ऑटिज़म का। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ एक यही चीज़ आपको देखनी है, इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है ताकि आप बच्चे के ऑटिज़म को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ और उसके हिसाब से उसे जल्दी ट्रीट कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है अर्ली इंटरवेंशन बच्चों के लिए। जब तक हम बच्चे के ऑटिज़म के बारे में नहीं जानते हैं हम वहीं पर ही रह जाते हैं। डायग्नोज की डेट का लेट होना या डायग्नोज टाइम पर ना हो पाना या हमें कुछ पता ना होना ऑटिज़म के बारे में, ये सब चीज़ें भी बच्चों के इंटरवेंशन में बाधा डाल सकती हैं और बच्चे लेट होते जाते हैं। और जितने बच्चे लेट होते जाते हैं उतना ही जितनी सुविधाएं उन्हें लेट मिलती हैं उनके सीखने के चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं, बच्चे उस हिसाब से नहीं सीख पाते हैं, बहुत इफेक्ट पड़ता है उनकी लाइफ पर, उनके फ्यूचर पर। तो ऐसे में हमें ज़रूरी होता है कि हम पहले से ही इन चीज़ों को समझें और जानें। ऑटिज़म में सबसे पहले जो एक चीज़ रहती है स्पीच का एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। स्पीच अक्सर डिलेड रहती है बच्चों में। फिर स्पीच को लेकर रिग्रेशन होना, बच्चा पहले कुछ बोलता था लेकिन फिर बाद में वो बोलना बंद कर गया। इसके अलावा पेरेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करना, अगर पेरेंट्स ने उन्हें बुलाया है तो उन्हें वो देखते नहीं हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते हैं। इसके अलावा एक फंक्शनल कम्युनिकेशन लैक रहता है कि क्वेश्चन आंसर जिसे हम कहते हैं हाँ या ना में जवाब देना भी बच्चा नहीं करता है। अगर हम उनसे कुछ पूछा है तो बच्चा आंसर नहीं करता है। इसके साथ ही बच्चे कई बार अपनी बेसिक नीड्स को भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये एक सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है बच्चों के लिए, बच्चों का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है और ऐसे में कुछ बिहेवियर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, अग्रेशन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बच्चों को सोशल डिफ़िकल्टीज जो हमें समझने की ज़रूरत है वो कौन कौन सी रहती हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि गुरजोत बहुत छोटा था तो सोशली वो काफ़ी अलूफ चाइल्ड था। मैं ये नहीं कहती कि सारे बच्चे अलूफ होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, अगर आपको लगता है कि पहले आपका बच्चा आपके साथ बैठता था लेकिन अचानक से वो अकेले बैठना शुरू हो गया है, अपने ही बिहेवियर में लगातार रहता है। गुरजोत घंटों अपनी फिंगर्स के साथ खेलता था एक कोने में अंधेरे में बैठकर, उसे कभी डर नहीं लगता था, उसे किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, घर पर कोई आया है गया है उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब उसका बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे था जब उसका, तो मैंने नोटिस की थी ये चीज़ कि केक उसने नहीं काटा था, लगातार वो रोता रहा और रो कर वो सो गया। उसने किसी को नहीं देखा कि कौन उसके बर्थडे पर आया है या किसने उसे विश किया है या कोई क्या गिफ्ट लेकर आया है, उसका इस चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर एक बच्चे को ऑटिज़म है तो मैं ये समझ गई थी उस टाइम पर ही कि शायद बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन
फिर भी ऑटिज़म को जानने में और समझने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि उस टाइम पर इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। इसके बाद मैं बात करूँगी कि बच्चे जो हैं आपके, उनमें भी ऐसे कुछ सिम्टम्स आप देखने को मिल सकते हैं कि बच्चा आपका अकेले अकेले अपनी ही दुनिया में लॉस्ट रहता है, खोया रहता है, आपको सुनकर भी अनसुना कर देता है और आपको लगता है कि वो आपकी बात को जानबूझकर नहीं ध्यान दे रहा है आपकी तरफ, ऐसा लगता है। या अपनी ही दुनिया में खोए रहना, चीज़ों में, टॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होना, किसी भी एक ही चीज़ के साथ लगातार खेलते रहना, अगर डिटेल को मिस कर जाना, किसी भी अगर मैं कहूँ कि कोई पिक्चर दिखाई है तो एक चीज़ पर ही फोकस होना और हाइपर फोकस होना। जैसे कि कार है, कार को सही से खेलने के बजाय बच्चे उसके पार्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि उसके व्हील को घुमाकर देखना, कार को चलाना नहीं, जैसे कि न्यूरोटिपिकल बच्चे करते हैं। प्ले स्किल्स भी उनके बाकी बच्चों से अलग रहते हैं। इसके अलावा बच्चे काफ़ी हाइपर भी होते हैं। गुरजोत बहुत हाइपर था जब बचपन में था, जब वो चल नहीं पाता था, क्योंकि वो 1 साल के बाद चलना शुरू हुआ था। नॉर्मल उसका माइलस्टोन था वॉकिंग का, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब वो वॉकर में भी था, 9 से 10 मंथ का था, तब भी वो बहुत तेज़ दौड़ाता था वॉकर को अपनी, और हाथ में कुछ ना कुछ उसके टॉयज़ होने की बजाय कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, जैसे कि किचन से उसने कोई स्ट्रेनर उठा लिया है या कोई ऐसी चम्मच उठा लिया है और उसे मुंह में लगातार डालना और तेज़ आवाज़ के साथ में वॉकर के साथ में दौड़ना, ये एक चीज़ थी उसमें। और ये चीज़ें जो हैं, ये आपको अपने बच्चों में जब अगर देखते हैं कुछ ऐसे साइंस की, बच्चा टॉयज़ की जगह किचन में से कोई चीज़ें उठा रहा है या फिर लगातार दौड़ता जा रहा है, मुंह से आवाज़ें निकाल रहा है, ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं ऑटिज़म के। मेरी मम्मा अक्सर कहा करते थे कि गुरजोत पॉइंट नहीं करता है, चीज़ें बताता नहीं है, चाहे उसे स्विंग पर जाना है तभी वो इशारा करके नहीं बताता है, जबकि उसकी कम उम्र में उसका कज़न ये सभी चीज़ें बड़ी आसानी से बता देता था। मैं उस वक्त समझ नहीं पाती थी कि गुरजोत को क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ों को बता नहीं पाता, अपनी नीड्स नहीं बताता था, अपने आप से चीज़ों को ले लेता था। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे बेटे में थी, गुरजोत में थी, वो सभी बच्चों में होगी, लेकिन कुछ एक चीज़ें इनमें से आपको अपने बच्चों में दिख सकते हैं या कुछ एक ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जो ऑटिज़म की तरफ इंडिकेट करते हैं, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है। अगर आप एक ऑटिज़म जिस बच्चे को है उसको जानते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी बच्चों को जानते हो। हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चा यूनिक है। हमें उनकी डिफ़िकल्टीज़ को, उनके सिम्टम्स को, उनकी मुश्किलों को समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चे आई कॉन्टैक्ट नहीं देते हैं, देखते नहीं हैं आपकी तरफ, या दूसरे बच्चों को, पीयर ग्रुप को, अगर कज़न वगैरह हैं साथ में या बाकी बच्चे हैं, उनको देखते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं। अगर उन्हें कोई बुलाना भी चाहे तब भी वो ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी बात कहने पर ही जोर रहता है। अगर उनकी कोई नीड है, कोई ऐसी बेसिक नीड है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए वो आपके पास आते हैं, अदरवाइज़ उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लगातार ही किसी भी एक रेपिटेटिव प्ले में इन्वॉल्व रहना, चाहे वो कार के व्हील को घुमाना है या स्पिनिंग करते रहना या फिर किसी चीज़ को रोटेट करके देखना, ये भी एक बिहेवियर, चीज़ों को लाइन अप करना, कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी नोटिस किए जा सकते हैं जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है। इसके अलावा एक ही तरह के खेल खेलना, कोई क्रिएटिविटी ना होना, इमेजिनेशन का कम होना, या फिर विजुअल उनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी रहती है ऑडिटरी के मुकाबले। अगर हम उन्हें बोल के कोई चीज़ बताते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर विजुअली हम उन्हें दिखाते हैं तो बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं। इसके अलावा कोई एक चीज़ में स्टक हो जाना, कोई भी फेवरेट टॉय या कोई भी ऐसी फेवरेट उनकी एक्टिविटी है जिससे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और लगातार उसमें घंटों बिजी रह सकते हैं, ये एक चीज़ भी उनके डेवलपमेंट को, उनके सीखने की क्षमता को बहुत अफेक्ट करती है। इसके अलावा छोटे से चेंज पर भी अपसेट हो जाना, अगर फर्नीचर की सेटिंग कोई थोड़ी सी हिली है या फिर कोई एक्टिविटी उन्हें पहले दी गई है या बाद में दे दी गई है या कोई हल्का सा भी चेंज उनके रूटीन में है, उससे भी बच्चे काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाते हैं। इसके अलावा इनफ्रीक्वेंट क्राइंग, लगातार रोते रहना। गुरजोत जब बहुत छोटा था तो लगातार रोता था, जिसे कहते हैं हम इनकॉन्सोलेबल चाइल्ड। मैं कहूँगी कि कभी वो चुप कराने पर भी चुप नहीं होता था, कई बार उसको हिलाने से, हल्का रॉक करने से वो चुप होता था, और ये बहुत बड़ी चीज़ रहती है। रात भर ना सोना, स्लीप में डिफ़िकल्टी होना। गुरजोत रात भर नहीं सोता था। जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उन्हें अक्सर सोने में परेशानी होती है और उसे रात भर लेकर घूमना पड़ता था। ये एक चीज़ भी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा सकती है। अगर आपके बच्चे को सोने को लेकर डिफ़िकल्टी है तब भी एक चिंता का विषय है कि बच्चा क्यों नहीं सो रहा है।
टच को लेकर हाइपो या हाइपर सेंसिटिविटी होना भी ऑटिज़म की तरफ इंडिकेट करता है। बच्चा चीज़ों को छू कर टच को लेने की कोशिश करता है, अलग अलग सरफेसेस पर अपनी स्किन को रगड़ना या चीज़ों को अपने मुंह पर रगड़ना, अपनी स्किन पर रगड़ना, ये चीज़ें स्क्रैच करना, ये सब चीज़ें होती हैं। या इसके अलावा उन्हें आपके पास आना पसंद नहीं है, उन्हें आपका टच पसंद नहीं है। अगर आप उन्हें छूने की कोशिश करते हैं या उनके पास आने की कोशिश करते हैं तो बच्चे काफ़ी सहम जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अनयूजुअल से बिहेवियर में होना, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग, लगातार घूमते रहना, जंपिंग करते रहना, इधर उधर दौड़ते रहना, ये सिम्टम्स भी ऑटिज़म की तरफ इंडिकेट करते हैं। मूवमेंट रेपिटेटिव करना, पेन को लेकर टॉलरेंस होना, कि पेन का अनुभव, पेन का एहसास ना होना, दर्द का एहसास ना होना, चीज़ों और लोगों में लगातार स्लैम करना या बम्पिंग करना, सर्कल में लगातार घूमते रहना या टाइट कॉर्नर्स या टाइट जगह पर बैठना और अपनी आइज़ या अपने कानों को कवर कर लेना अगर तेज़ आवाज़ हुई है या तेज़ लाइट आई है कहीं से। टो वॉकिंग के इश्यूज़ भी बहुत कॉमन रहते हैं जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है, क्योंकि सेंसरी सिम्टम्स रहते हैं। जिन बच्चों को टेक्टाइल डिफेंसिवनेस रहती है, अक्सर बच्चे टो वॉकिंग करते हैं या फिर नंगे पाँव घूमना पसंद नहीं करते हैं या फिर नंगे पाँव ही रहते हैं, कोई भी चीज़ डालना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा एग्रेशन बहुत अधिक रहता है। छोटी सी एज में ही बच्चों में ऐसे बिहेवियर्स आ जाते हैं, चाहे मैं हिटिंग की बात करूं या बाइटिंग की बात करूं, हेयर पुलिंग की बात करूं, ये सब बिहेवियर्स जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स रहते हैं ये बच्चों में अक्सर देखने को मिलते हैं। टेंट्रम्स इतने अधिक रहते हैं कि उन्हें कई बार लेकर जाना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे ज़मीन पर लेट जाते हैं या दूसरों के बाल नोचना या फिर हिटिंग करना या फिर बाइटिंग करना, ये कॉमन से बिहेवियर्स रहते हैं जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है। जो में ये सब सिम्टम्स आप देख रहे हैं, अगर स्पेशली अगर आपका बच्चा 18 to 22 मंथ्स में है और इसके बाद भी ये सिम्टम्स बच्चों में हो सकते हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं ये इसलिए पहचानने की ज़रूरत है क्योंकि बेबीज़ में जब ये सिम्टम्स आप पकड़ लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं ऑटिज़म को, तो बहुत ईजी हो जाता है बच्चों के लिए ट्रीटमेंट को प्लान करना। गुरजोत जब बहुत छोटा था, मुझे लगता था कि गुरजोत बाकी बच्चों से पीछे जा रहा है, तो मैं बच्चों को इकट्ठा करती थी, उसे टॉयज़ देती थी। लेकिन गुरजोत का ना तो टॉयज़ में इंटरेस्ट था, ना ही बच्चों में, वो किसी को नहीं देखता था, अपने आप में ही लॉस्ट रहता था। मैंने उससे स्कूल में भी बहुत जल्दी भेज दिया ताकि वो कुछ सीखे, बच्चों को देखकर बोलना सीखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बच्चों के साथ में लगातार बातें करते हैं ताकि बच्चे बोलना सीख सकें, लेकिन सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम बच्चों के साथ कर सकते हैं जो कि बच्चों को हेल्प करती है उनके सेंसी इश्यूज़ को सॉल्व करने में, उन्हें रिलैक्स रखने में, फोकस रखने में, आपके साथ में उनका कनेक्शन बनाने में, जो कि कहीं खो जाता है ऑटिज़म में, क्योंकि बच्चे सोशली आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको हेल्प करेंगी बच्चों के साथ जुड़ने में, और साथ ही बच्चा ब्रेन एक जो गैप आना शुरू हो जाता है बच्चों में, जिन बच्चों को ऑटिज़म रहता है, न्यूरोटिपिकल बच्चे लगातार सीखते जाते हैं और हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है वो वहीं रुक जाते हैं, वहीं थम जाते हैं। उस गैप को फिर बाद में फिल कर पाना, भरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में घर पर ही उन्हें ट्रेन करते रहना और उस गैप को जितना हो सके कम करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे मेंटली पीछे न रहें और बाकी बच्चों की तरह ही सीख पाएँ। जब बच्चों में रिग्रेशन आता है तो हर तरफ से आता है, बच्चों के सभी स्किल्स पीछे रहने लगते हैं, सिर्फ सोशल ही नहीं, कम्युनिकेशन या स्पीच ही नहीं, बहुत से ऐसे स्किल्स होते हैं जो हम नोटिस भी नहीं करते हैं कि बच्चों के पीछे जाना शुरू हो गए। बच्चे जो पहले जो काम ईजिली कर पाते थे, अगर स्पून पकड़ना है या कोई भी चीज़ है, तो ऐसे में बच्चों को एक्टिविटी देना ज़रूरी है जिससे बच्चों की उन स्किल्स पर काम किया जाए। जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स है, मैं इसमें काम कर रही हूँ बच्चे के कंसंट्रेशन पर, उनके विजुअल प्रोसेसिंग पर, उनके फाइन मोटर स्किल्स पर, ताकि बच्चे के वो स्किल्स पीछे ना जाएं। उन्हें ग्लू की बोतल दीजिए, स्क्वीज़ करने के लिए बोलिए, उन्हें लीव्स लगाने के लिए बोलिए, पॉइंट्स दीजिए डालकर, और उस पर बच्चे को पेस्टिंग करनी है। सिंपल एक्टिविटीज़ के साथ में आप बच्चों को ना सिर्फ अपने करीब लाते हैं बल्कि उनके उन स्किल्स पर भी काम करते हैं जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खो जाते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के स्किल्स डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती हैं, चाहे मैं फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर की बात करूं। इसके अलावा ये जो मैंने जगह जगह पर ड्रॉप्स डाली हैं और बच्चे को बोला है कि उसे फिंगर से लाइन लगानी है, ये सब प्री राइटिंग की एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को लेफ़्ट टू राइट प्रोग्रेशन सिखाने में या उन्हें किस तरह से फिंगर को यूज़ करना है, पॉइंटिंग फिंगर को यूज़ करना है, ये सिखाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आई ड्रॉपर से कुछ मैंने ड्रॉप्स लगाई हैं पेपर के ऊपर, और बच्चे को आप दे सकते हैं आई ड्रॉपर के साथ में ड्रॉप्स लगाने के लिए, और फिर उसे फोल्ड करने के लिए बोल सकते हैं। अगर बच्चा आई ड्रॉपर नहीं यूज़ करता है तो आप सिंपली उसे दिखा सकते हैं और दिखाकर उसे फोल्ड कीजिए और उसे बोलिए, प्रेस करेंगे और देखो ये देखो क्या बना है। कुछ ऐसी एक्साइटिंग और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना जिसमें बच्चे ना सिर्फ इन्वॉल्व हों,
जिन्हें इंजॉय करें। इससे बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है। विजुअली बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ में जिसमें पेंटिंग को आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने सोपी वाटर लिया है, इसमें थोड़ा सोप मैंने ऐड किया है, कोई भी सोप आप ऐड कर लीजिए और बच्चे को उसमें जो फॉर्म बनती है उसके साथ में खेलना, उसकी बाजू पर उसे लगाना और उससे बोलना कि ब्लो करो, हम इसे उड़ाएंगे देखो। इस तरह से बच्चों के साथ में आपका कनेक्शन तो बनता ही है, लेकिन साथ में बच्चों की टैक्टाइल अवेयरनेस बढ़ती है। बच्चों में जो सेंसिटिव रहते हैं वो सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि ये सेंसी एक्टिविटी है। इसके साथ ही बच्चों को कार वॉश कराना और उन्हें बताना कि किस तरह से हम चीज़ों को वॉश कर सकते हैं। ये चीज़ें लाइफ स्किल्स आगे दिखाने में नहीं, उन्हें सिखाने में बहुत हेल्प करती हैं कि किस तरह से उन्हें अपनी हैंड्स को वॉश करना है, उन्हें सिखा सकते हैं किस तरह से क्लीन किया जाता है चीज़ों को डर्टी होती हैं तो। इसके साथ ही उन्हें कुछ ऐसी लीफ पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ देना या वेजिटेबल पेंटिंग्स जैसी एक्टिविटीज़ देना जिससे कि बच्चे अपने आप को बिज़ी रख सकें मीनिंगफुल वेज़ में, क्योंकि जब बच्चे बिज़ी नहीं होते हैं तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं जिससे बच्चों में आगे चलकर स्टिमिंग के भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों के एग्रेशन को कम करने के साथ साथ उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करती हैं और बच्चों को बिज़ी और इन्वॉल्व रखती हैं मीनिंगफुल वेज़ में। अब मैंने एक शीट पर कुछ ड्रॉप्स गिराई हैं और बच्चे को उस पर कार चलाने के लिए बोल रही हूँ। इससे बच्चे प्ले स्किल्स बच्चों में डेवलप होते हैं, बच्चों को सेंसरी अवेयरनेस, सेंसरी एक्सप्लोरेशन का उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चे की प्री राइटिंग पे काम कर रही हूँ। मैंने 1 2 3 4 ट्रेसिंग में दिया है बच्चों को ताकि नंबर की आइडेंटिफिकेशन रहे। ईयरबड दिया है साथ में, उस ईयरबड के साथ में उसे ट्रेसिंग करनी है, उसे अलग अलग कलर्स के साथ में लिखना है। ये चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ और उस साथ ही बच्चों की फाइन उनकी फिंगर ग्रिप पर काम करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसके साथ ही बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज पर काम करना, उन्हें रीडिंग स्किल्स सिखाने के लिए उन्हें अल्फ़ाबेट की या नंबर्स की नॉलेज देना घर पर ही बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग वेज में जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं उन्हें अलग अलग से आइडेंटिफिकेशन सिखाना या फिर कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस करना जिससे बच्चों की लेफ़्ट राइट उनके मिड लाइन पर काम करना हो या फिर उन मार्कर से लाइन्स लगाना हो, बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आगे चलकर ऑटिज़म के सिम्टम्स को कम करने में, उन्हें ख़त्म करने में मदद करती हैं। ऑटिज़म के सिम्टम्स काफ़ी हद तक फेड हो सकते हैं। हो सकता है आपका बच्चा, अगर आप उस बच्चे पर इतनी कोशिश करते हैं या एक्टिविटीज़ के साथ में बच्चे के साथ कनेक्ट होते हैं और बच्चा आपको देखना शुरू कर दे तो बहुत हद तक ये पॉसिबल होता है कि बच्चा ऑटिज़म के ट्रैप से बाहर आ जाए। ये इन्फॉर्मेशन और सभी एक्टिविटीज़ आपको हेल्प करेंगी अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करने में और उनकी ऑटिज़म की समस्या को कम करने में, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को कम करने में और इन्हें एक नॉर्मल लाइफ देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।